आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित है दूसरे भाग के अंतर्गत आज तक के भारत के कितने राष्ट्रपति बने और किस राष्ट्रपति के बारे में क्या विशेष है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में और राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के बारे में। तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रपति से संबंधित कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है और स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए यह टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्कूल व्याख्याता भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज का यह टॉपिक तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। भारत का राष्ट्रपति यह आज का अपना दूसरा भाग है। पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके अंतर्गत हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अब तक के जो राष्ट्रपति बने उसके बारे में थोड़ी थोड़ी संक्षेप में जानकारी लेते हैं। इसके अंतर्गत उन्हीं बातों को इसमें शामिल किया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, यानी ये भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। जैसा कि इनका कार्यकाल है 26/1/1950 से 13/5/1962 तक, यानी ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। देखो, एक तो जो देश की जो अंतरिम सरकार थी, यानी अंतरिम सरकार का मतलब है कि जो संविधान सभा थी वो ही देश की अंतरिम सरकार थी, तो ये उसमें भी राष्ट्रपति थे। और जब हमारे देश के अंतर्गत संविधान लागू हो गया, संविधान में जब संविधान लागू होने के पश्चात जब देश में चुनाव हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। तो अब तक के जो राष्ट्रपति का जो इतिहास है उसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि इस पद के ऊपर 2 बार चुने गए हैं। एक देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो बिहार के गांधी कहलाते हैं, है ना। और मतलब ये गांधी जी के साथ कई सत्याग्रहों के अंतर्गत ये रहे थे। चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी के साथ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दूसरे राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है ये 2 बार राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति बन चुके थे और फिर ये राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में इनकी याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस ही मनाया जाता है। तीसरा आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भाई देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनके बारे में एक है कि इनका जब चुनाव हुआ तो इस समय आज तक के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे, यानी 17 उम्मीदवार खड़े हुए थे। बीच में एक्सपायर हो गए, यानी प्रश्न बनता है कि भाई बीच में एक्सपायर होने वाले कौन से राष्ट्रपति हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो, 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान बीच में मृत्यु हो गई। एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक है फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए और बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। तो बीच में एक्सपायर होने वाले राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल है वो 13/5/1967 से 3 मई 1969 तक है। तो ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, समय से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। तो ये 3 राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद में आता है वीवी गिरी, यानी वीवी गिरी ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे।
कौन है? वीबी गिरी। फिर आता है फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनकी बीच में मृत्यु हो गई थी और अब तक के जितने राष्ट्रपति हैं सबसे कम उम्र में मृत्यु इन्हीं की हुई थी, फ़खरुद्दीन अली अहमद। 24/8/1974 से 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। फिर आता है विद्यार्थियों नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में ये तथ्य है कि नीलम संजीव रेड्डी ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे, यानी जितने भी आज तक राष्ट्रपति बने हैं सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले हैं और निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए थे। ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इनका कार्यकाल था 77 से लेकर के 82 तक। फिर आगे आता है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने थे, यानी देश के पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। अब देखो ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, यानी राष्ट्रपति के पास में एक वीटो की शक्ति होती है जिसको हमें जेब निषेधाधिकार कह सकते हैं, यानी किसी मामले के अंदर अगर राष्ट्रपति है वो उसको कुछ समय तक रोक सकता है, उसके बारे में यदि वो जवाब नहीं दे और अपने पास में उस मामले को रोक ले तो उसको जेब निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। फिर आता देखो वेंकटरमन या रामास्वामी वेंकटरमन। एक देखो विद्यार्थियों मैंने अब आगे देखो कार्यकाल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है और नीलम संजीव रेड्डी के बाद में हर 25 जुलाई को सभी राष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो अब आगे आप 5 वर्ष का इनके अंतर्गत जोड़ लीजिए, यानी हर 5 वर्ष के पश्चात दूसरा राष्ट्रपति, यानी हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल वो 5 वर्ष पूरा किया है और उसके बाद में दूसरा राष्ट्रपति बना है। तो आप 5 वर्ष इसके अंतर्गत आगे इनके कार्यकाल में हम जोड़ देंगे तो नेक्स्ट राष्ट्रपति इसके अंतर्गत इसमें आ जाएगा। तो ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति, फिर रामास्वामी वेंकटरमन सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति, यानी आज तक कार्यकाल की बात नहीं है, कार्यकाल के बाद में सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आर वेंकटरमन। उसके बाद में आता डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर आता है के आर नारायण। ये देखो देश के पहले एससी राष्ट्रपति थे, यानी दलित समुदाय से चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो है के आर नारायण। फिर आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ये देश के देखो एक तरह से ऐसे राष्ट्रपति चुने गए थे जो साइंटिस्ट थे, महान वैज्ञानिक थे और जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि जितना इनका गुणगान किया जाए उतना ही कम है। मतलब इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो देश सेवा के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के इनकी याद में 15 अक्टूबर को स्टूडेंट दिवस यानी छात्र दिवस से मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को, यानी छात्र दिवस है वो कौन से राष्ट्रपति की याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। शिक्षक दिवस कौन से राष्ट्रपति की याद में मनाया जाता है? तो वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आता है प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और यह जीत कर जाने वाली थी। फिर उसके बाद में प्रणब मुखर्जी, इनके बारे में कोई इतना खास है नहीं। फिर आता है रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद ये दूसरे एससी राष्ट्रपति बने थे। देश के दूसरे एससी राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? तो वो थे रामनाथ कोविंद। और अब वर्तमान में 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो 25 जुलाई 2022 से राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। तो देश में अब तक 15 राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं और अब वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। तो देखो विद्यार्थियों, हम इनको ऐसे याद रखते हैं
कि जो तीन सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो तीनों थे डॉक्टर थे तीनों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद में जो तीन लास्ट हैं वो अपने याद रह सकते हैं भाई। अब है द्रौपदी मुर्मू, पहले थे रामनाथ कोविंद और उससे पहले थे प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा, उससे पहले प्रतिभा पाटिल। अब देखो ये बीच में 4-5 हैं, 5 ऐसे हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण। उसके बाद में अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कहने का मतलब है कि यदि हम 3 पहले के याद रखेंगे और 4 बाद के याद रखेंगे तो उसके बीच के हमें 4-5 है वो ही याद करने पड़ेंगे, और इतना कठिन नहीं। यदि हम इनको बार बार 5-7 बार इनको यदि हम रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कठिन नहीं है, आसानी से आपके याद ही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आती है देखो राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों में हम पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 है यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब इन तीनों के बारे में हम आगे थोड़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी इनसे संबंधित जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी बनते हैं उनके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 352। तो 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 3 बातें हैं। एक तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। तो देखो मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन है वो 3 स्थितियों में लगाया जा सकता है। वो है युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, जब देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब आगे बढ़ते हैं। हमें 352 के तहत संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे पहले है 1962 का भारत चीन युद्ध, यानी देश में सबसे पहले 352 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो वह है 1962 के अंतर्गत जब भारत चीन युद्ध हुआ था। हालांकि भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में भी हुआ था, लेकिन उस समय देश में आपातकाल लागू नहीं किया गया था। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के समय सबसे पहले देश में आपातकाल लागू किया गया, और यह आपातकाल 1962 से लेकर के 68 तक रहा था। अब देखो यदि देश में 352 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो यह 1 महीने तक ही चल सकता है। उसके बाद में संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है, यानी यदि राष्ट्रपति शासन यदि 1 महीने से ज़्यादा यदि रखना है तो उसके लिए संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यानी संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित होना संसद से आवश्यक है, और इसकी जो अधिकतम अवधि है वो 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कहने मतलब फिर 6 माह के बाद में संसद से स्वीकृति, फिर 6 माह के बाद में संसद से स्वीकृति। तो इस प्रकार से ये जो प्रथम आपातकाल है ये 1962 से लेकर के 68 तक रहा था। फिर दूसरा आपातकाल लगा था 1971 से 1977 तक, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ था। और देखो 1971 का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत जो पाकिस्तान की सरकार है वो इन लोगों के साथ में भेदभाव कर रही थी और इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, जिसके कारण वहाँ के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए।
लेकिन उनके आंदोलन को पाकिस्तान सरकार ने दबाने का प्रयास किया। परिणाम यह हुआ कि 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वो यह था कि जो पूरी पाकिस्तान है उसका एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, और वह था बांग्लादेश। तो 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उसके समय में यह आपातकाल लागू हुआ था। यानी 1971 में यह आपातकाल लागू हुआ और 1977 तक ये चलता रहा, यानी बार बार संसद के द्वारा इसको आगे से आगे बढ़ाता रहा। एक देखो ये वीवी गिरी राष्ट्रपति है, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, यानी देश के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वह है वीवी गिरी। तो देखो ये तीसरी बार 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया था 1975 में। लेकिन देखो यदि वैसे देखा जाए तो पहले ही 352 के तहत आपातकाल चल रहा था, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर देश के अंतर्गत 1975 में तीसरी बार आपातकाल लागू किया गया था। यदि हम देखें तो आंतरिक अशांति के आधार पर केवल यानी इसमें जो अपने ऊपर देखे थे 352 के तहत आपातकाल वो 3 तरह से लगता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और तीसरा है आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के आधार पर विद्यार्थियों ये जो आपातकाल है यह पहली बार और अंतिम बार हम कह सकते हैं, यानी एक बार ही लगा आंतरिक अशांति के आधार पर। और इसके अंतर्गत हुआ क्या था, इसके अंतर्गत हुआ यह था कि विद्यार्थियों उस समय इंदिरा गांधी थी, और जो उस समय देश के अंतर्गत आंदोलन का माहौल चल रहा था, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो शासन को चलने में अवरोध पैदा कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनको केवल टेलीफोन किया था, यानी सूचना के आधार पर उनको सूचना दी कि देश में माहौल ख़राब है, इसलिए आपको राष्ट्रपति शासन लगाना ज़रूरी है। तो इस स्थिति में फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति शासन आंतरिक अशांति के आधार पर लागू कर दिया था। यह जो राष्ट्रपति शासन है यह 21 महीने तक लागू रहा था, और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो फखरुद्दीन अली अहमद के समय में यह आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ था। अब देखो ये जो आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति के आधार पर इस समय यदि हम कहें तो इस शब्द का सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया गया था, यानी कहने का मतलब है कि कहीं कोई स्वीकृति नहीं लगी और प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को केवल टेलीफोन किया गया और टेलीफोन के आधार पर देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो आपातकाल के बाद में इसको बहुत गंभीरता से लिया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में, एक देखो विद्यार्थियों ये 44वां जो संविधान संशोधन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे बड़ा संविधान में संशोधन किया गया था, सबसे ज़्यादा स्तर पर बहुत संशोधन किए गए थे इसके अंतर्गत, इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि देश में सशस्त्र विद्रोह का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई 5-7 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाए, 5-7 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए और उनके हाथों में हथियार हो और ऐसा लगे कि भाई वास्तव में देश के अंतर्गत बहुत ही खराब माहौल पैदा होने वाला है, तब ही देश में राष्ट्रपति शासन इसके आधार पर लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। अब आंतरिक अशांति जो शब्द है वो संविधान से हटा दिया गया, ये शब्द अब संविधान में नहीं है। तो फिर क्या है, सशस्त्र विद्रोह, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हम 352 के बारे में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक देश के अंतर्गत 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ये पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। एक बार लगा आंतरिक अशांति के आधार पर, फिर उसके बाद में कभी नहीं लगा और आंतरिक जो अशांति शब्द है उसको भी संविधान से हटा दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि ये 352 वाला आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अनुच्छेद 356। अब देखो अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत
राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 356 का संबंध है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता कैसे? देखो विद्यार्थियों, एक तो प्रत्येक राज्य के अंतर्गत राज्यपाल होता है और उस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा था कि राज्यपाल है वो एक तरह से केंद्र का एजेंट होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है और राज्य के अंतर्गत हर होने वाली गतिविधि की सूचना प्रत्येक 15 दिन में, हर 15 दिन के अंतर्गत उसकी सूचना है वो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार को देता है। यानी हर राज्य की बात है, हर राज्य के अंतर्गत प्रत्येक राज्यपाल है वो अपने राज्य से संबंधित जो भी घटनाक्रम है राज्य का उसकी पूरी सूचना है वो राष्ट्रपति को देता है। इसका मतलब है हम जानते हैं कि भाई केंद्र सरकार को हर राज्य के जो हालात है उसके बारे में जानकारी होती है। तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब देखो कैसे होता है राष्ट्रपति शासन लागू। राज्यपाल की सिफारिश पर, यानी राज्यपाल सिफारिश करता है, राज्यपाल की सिफारिश पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है तो उसके लिए राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को सूचित करता है कि किसी इस राज्य के अंतर्गत संवैधानिक उपबंध के अनुसार, संवैधानिक उपबंध के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। यानी संवैधानिक जो नियम हैं उनके अनुसार यहाँ पर शासन नहीं चल रहा है, अतः इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना जरूरी है। अब देखो अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, यानी आज तक ऐसे 2 राज्य हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, वो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले देखो हमें यह ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 356 है उसका संबंध है राज्यों के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन से। यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को यह लिखित में सूचना दे कि इस राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर शासन है वो संवैधानिक के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति है वो उस राज्य में शासन राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो अभी तक 2 राज्य ऐसे हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, वो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़। अब यदि हम बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन वो किस राज्य में लगा, तो वो था पंजाब। सबसे छोटी अवधि का राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो वो है कर्नाटक। अब यदि किसी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लग गया है तो वो केवल 2 माह तक ही रह सकता है। यानी 2 माह ऐसे यदि आगे बढ़ाना है तो 2 माह के अंदर लोकसभा व राज्यसभा से राष्ट्रपति शासन से संबंधित ऐसा जो प्रस्ताव है वो पास होना जरूरी है। और यदि ऐसा जो शासन है राष्ट्रीय शासन किसी राज्य में वो केवल 6 माह तक रह सकता है। यदि 6 माह से यदि आगे बढ़ाना है तो फिर उस राज्य के अंतर्गत उस राज्य में यदि राष्ट्रीय शासन यदि आगे जारी रखना है तो फिर संविधान में संशोधन करना होगा। यानी अधिकतम किसी राज्य के अंदर राष्ट्रीय शासन है वो 6 माह तक रह सकता है। फिर देखो आगे आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 360, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 360। इसके अंतर्गत देश के अंतर्गत अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। और यदि मान लीजिए कि वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए देश में तो 2 महीने के अंदर संसद में ऐसा प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक है। तो ये तो थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो 3 तरह की है, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 352 है उसके अंतर्गत 3 कंडीशन है, एक युद्ध, दूसरी बाह्य आक्रमण और तीसरा है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति है उस शब्द को संविधान से हटा दिया गया है और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया। फिर 2 नंबर पे आता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा शासन लागू किया जा सकता है और वह किसके आधार पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। यानी राज्यपाल यदि ये कहे कि राज्य के अंतर्गत संवैधानिक उपबंध के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है और यहाँ पर राष्ट्रीय शासन लगाया जाना जरूरी है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति है वो उस राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन
लगा सकता है। एक देखो, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो वहाँ की जो उस राज्य की जो सारी शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के अंतर्गत निहित हो जाती है। यानी उस राज्य के अंतर्गत शासन कौन चलाएगा? राज्यपाल चलाएगा। राष्ट्रपति शासन नहीं चलाता है, राष्ट्रपति के केवल नाम पे चलता है, क्योंकि राष्ट्रपति भाई राज्य इतने राज्य हैं तो कहाँ कहाँ वो शासन चलाएगा? तो राज्यपाल है, उसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ जाती है और राज्यपाल है वहाँ पर शासन चलाता है। मैं आशा करता हूँ कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब देखो आती है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब यहाँ पर हम सामान्य शक्तियों की बात करते हैं। भाई सामान्य तौर पे राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास में? अब देखो, संविधान का अनुच्छेद 53, संविधान के अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि जितने भी संघ की शक्तियाँ हैं, यानी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जितनी भी संघ के पास में शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंतर्गत ही निहित होगी। यानी संवैधानिक नियमों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो संघ की जो सारी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही निहित होगी। ये लाइन अपने दोबारा से आ गई है, इसको एक बार अपन कट करते हैं। सबसे देखो पहले आता है राष्ट्रपति के सामान्य शक्तियों में, सबसे पहले आता है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति वो किस किस की नियुक्ति करता है? वो करता है राष्ट्रपति के महान्यायवादी, देश के अंतर्गत जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल, उसकी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति। आयोग में परिषद की नियुक्ति, यानी आयोग में परिषद की नियुक्ति, जैसे मान लीजिए कि अलग से भी आयोग हैं, कौन कौन से? जैसे वित्त आयोग है, राजभाषा आयोग है, निर्वाचन आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अब देखो विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आयोग में परिषद की नियुक्ति, जैसे वित्त आयोग, राजभाषा आयोग और निर्वाचन आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये हमें ध्यान रखना है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अब देखो लोकसभा में 2, ये तो जनवरी 2020 के अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन है, उनको उसके पद को समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन जैसा कोई पद नहीं है। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन यदि पूछ लें कि भाई लोकसभा में राष्ट्रपति वो कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो वो 2 करता है। वर्तमान में यह सुविधा, ये जो व्यवस्था है ये उपलब्ध नहीं है। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। किन किन सदस्यों को? जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में एक्सपर्ट हो, ऐसे सदस्यों में से 12 सदस्य वो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। लोकसभा में जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में नियुक्ति करता है, वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन जैसा पद नहीं है, क्योंकि जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पद को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा देखो और क्या क्या करता है राष्ट्रपति? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। जैसे मान लीजिए कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत एक गतिरोध पैदा हो जाए, या दोनों सदनों के अंतर्गत मतभेद पैदा हो जाए, और ऐसा आवश्यक हो जाए कि भाई दोनों सदनों को एक साथ करना जरूरी है, दोनों सदनों की एक साथ बैठक लेनी जरूरी है ताकि मतभेद को दूर किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। एक देखो महत्वपूर्ण बात है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कई बार विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। ये हमें ध्यान रखना है। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो वो की जाती है 5 वर्ष के लिए। यानी वित्त आयोग की नियुक्ति
राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए करता है। इसके अलावा देखो न्याय संबंधित शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, और इसके लिए है समाधान का अधिकार। जैसे कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी गई हो, तो ऐसे व्यक्ति अंतिम रूप से यानी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे आपराधिक मामलों में के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो उसकी जो सज़ा है ना उसको माफ़ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ये समाधान की शक्ति का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर देखो एक आता है परामर्श संबंधी शक्ति, यानी राष्ट्रपति है वो प्रशासन से संबंधित किसी मामले के ऊपर राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय से ये राय ले सकता है किसी भी मामले के अंतर्गत। तो एक देखो इसमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति है वो परामर्श संबंधी यानी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राय लेने संबंधी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो वह है अनुच्छेद 143 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, राय ले सकता है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति से संबंधित आज का टॉपिक। एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दूसरा भाग का आज हमने अध्ययन कर लिया है। मैं विद्यार्थियों समझता हूँ कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन सारी बातों को मैंने आज के इस चैप्टर के अंतर्गत शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये सिलेबस शामिल है, और मैं जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ उसके अंतर्गत स्कूल व्याख्याता भर्ती के सिलेबस को ध्यान में रख के ही तैयार कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।